इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। और वीरेंद्र भाई, जी हाँ विनोद भाई, क्या बात है, चश्मे पर कितनी धुंध सी जम रही है। आप देख रहे हैं कि मौसम में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। दिन थोड़ा गर्म भी हो जाए और सुबह शाम ठंडक भी हो जाए। और आपने देखा होगा आज तो दिन भर उतार चढ़ाव सा धुंध का रहा और तो शाम में ही धुंध पड़ने लगी। ये बातें आते जो है रास्ते में देखो बाहर कितनी धुंध पड़ रही है, चश्मे पे आपी आनी थी पे। तो इसके साथ साथ है दूसरे कदम पर कुछ दिखता है को नहीं। हाँ, दिख नहीं रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये भी है कि चलो मौसम है, कुदरत के साथ चलना भी पड़ा है, तो इसका उतार चढ़ाव जो है वो हमारी फसलों पे भी देखा जाए। अब यही कहते हैं विनोद भाई कि भाई कई फसलों पे तो देखा जाए, जिस तरह सब्जी वाली फसलें हैं तो पाला वगैरह पड़ जाए, उस पर नुकसान हो जाए। और उधर देखा जा रहा है कि गेहूं की फसल है तो न्यू गए भाई तापमान जो कम रहेगा, अभी ज़्यादा ना बढ़े तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जैसा आप जाने हैं कि गेहूं की फसल बढ़वार कर रही है, तो आज हम इस पर करेंगे चर्चा, गेहूं फसल के मुख्य रोग, लक्षण और रोकथाम के उपाय पर। इसके अलावा मनोरंजन तो विनोद भाई आप पहले ही तैयार करके रखो होगे, किसान भाइयों का मनोरंजन तो जरूर करवाना है। और दूसरे खेती-बाड़ी से लगते समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर सबसे पहले क्यों ना बात कर लें गेहूं फसल के मुख्य रोग, लक्षण और जो रोकथाम के उपाय हैं उनके ऊपर। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, तो आप बात कर रहे थे कि भी गेहूं में जो है न्यू का पैदावार के लिए अच्छा बीज, संतुलित खाद, पानी और सही रख रखाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यो जो है बिजाई से लेकर आखिर तक चला है। पर ऐसे में जो ध्यान रखने योग्य बातें आप बता रहे थे, थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, नहीं इन दिनों कोई बीमारी भी आ सका है, रोग भी हो सका है, तो उनके बारे में जो आप किसान भाइयों के साथ भी अपने विचार साझा करने चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, देखो बात ठीक है कि फसल कोई भी हो, मौसम तो सारे चाहिए। अगर जो ठंड ना बढ़ेगी तो उसमें दाना कितना बनेगा, बिल्कुल फिर ना उसका फायदा नहीं है। और जब हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो हमने जो ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो भूरा पत्तों का रतुआ है, जिसने भूरा कह दिया करे या फिर पत्तों का रतुआ कह दिया, भूरा या पत्तों का रतुआ का जिक्र कर रहे हैं। ये इस तरह के कई रोग आ जाए ना, और इसी तरह फिर जो पीला या धारीदार रतुआ होगा, और भी कई है। लेकिन सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं भूरा या पत्तों का रतुए के बारे में बात कर लेते हैं वीरेंद्र भाई। और इस रोग की बात करें तो इसमें भूरे रंग के जो गुड़ धब्बे या जो फफोले से बेतरतीब से रूप से बना है ना जिनने, जी हाँ, ये धब्बे कदे कदे तक पत्तिया के डंटलों पर भी बनते हैं, जो कि बाद में जो काले रंग के हो जावे है। और ये जो लक्षण है अगर जो इसकी बात करें तो फरवरी के आखिरी पखवाड़े में या फिर मार्च के शुरू में दिखाई दे है। ठीक। और इसका जो प्रकोप है वो फसल के हरे रहने तक रहा है, और ज़्यादा जो प्रकोप दाने जो हड़के और सिकुड़ जावा है, जिस तरह पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद भाई, क्योंकि इन दिनों में आप जाने हैं कि जो समय की बिजाई करी थी किसान भाइयों ने, वे फसलें अच्छी बढ़वार करी हैं। बढ़वार तो सारी फसलें कर रही हैं, पर समय की बिजाई वाली जरा जल्दी जो है वो थोड़ा निसरण सी पर आ गई हैं, गाभे में आ रही हैं और बालियां बाहर निकलने लग रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किसी रोग का प्रकोप हो जा तो उसकी बढ़वार वहीं रुक सके है, तो उसमें आ जा। तो इसकी जब आपने लक्षण तो बताए, और आजकल के दिनों में जो है ज़्यादा इसके हो सका है असर, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रबंध किया जा सके है? इसकी रोकथाम की बात करें तो बीमारी के जो लक्षण दिखाई देते ही हमने मैनकोजेब 800 ग्राम या फिर जिनेब 800 ग्राम ने हम इसको 250 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए।
और जरूरत पड़ने पर हमने 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव हमने जरूर करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि भी आवश्यकता पड़ने पे यूं नहीं है कि भी चल भाई कहा था एक अब पहला कर दिया पड़ोसी 15 लग दिन रहा था चल भाई, मैं भी दूसरा देखम कर देख दिया। कर दूं। ना, ऐसा नहीं, उसमें नुकसान भी हो सके। नुकसान क्या होना था, मान लो असर ना भी होया तो दूसरी बार भी कर दिया आपने, और पहली में ही असर हो गया तो दूसरे में करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर उसमें तो धन तो खर्च हो रहा है, बिल्कुल। समय भी लग रहा है विनोद भाई। तो क्या देख क्या करें, लक्षण पहचान क्या करें, तो उसके बाद जो जरूरत हो तब कर लें उसका। और अभी आप जिक्र कर रहे थे एक और पीला या धारीदार रतुआ, ये तो बुरे रतुए की या पत्तों के रतुए की बात करें, बिल्कुल। तो उसके क्या लक्षण रहेंगे? अब पीला या फिर धारीदार रतुआ भी क्या देवा है, इसकी बात हम कर रहे तो पीले रंग के जो छोटे छोटे धब्बे कतारा में दिखाई देवा है, जी हाँ, तो समझ लो भाई पीला या फिर धारीदार रतुआ लाग लिया। और अधिक प्रकोप से जो तने है ना और बाड़िया भी इसमें रोगग्रस्त हो जावा है। और जो ये रोग है यो जनवरी के पहले हफ्ते तक हमने दिखाई देवा है। और जब औसत तापमान यानी कि 11 से 15 सेंटीग्रेड व नमी अधिक होती है तो ठंडे मौसम में यो रोग पौधे की वृद्धि के साथ इसमें बढ़ा है। मतलब जैसे जैसे ठंडक बढ़ती रहेगी तो इसकी संभावना ज्यादा रहे, तापमान गिरावट रहे। और वीरेंद्र भाई इसे रोग तो है ना दाने कमजोर भी बन जावा है। अब वो तो स्वाभाविक है विनोद भाई। जब आप कह रहे हैं, अब यूं बताओ, पीछे से आपने बुखार आ गया था तो कई दिन आपने जो है खाना पीना कम सा कर दिया, तो आपका न्यू लगाए थे कि भाई क्या हो गया, ये कमजोर सा क्यों हो गया विनोद भाई? तो वही था कि भी आपने खुराक कम करी, इसमें भी खुराक कम हो गई अपने आप। और फिर उसके बाद आपने जैसे ही नई सब्जियां चली, गाजर का जूस पी, इसका जूस पी, वो फ्रूट खा, यो खा, आपने वजन बढ़ा लिया अपना, तो अच्छे बढ़ गए, स्वस्थ हो, अब तंदुरुस्त हो। तो ये तो फसलों के साथ भी है विनोद भाई कि जैसे जैसे प्रभाव पड़ेगा तो उसके साथ उसके ऊपर ये असर देखा जा है कि किस तरह से क्या प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है, तो हमने उसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। तो इसमें ही जब ये लक्षण दिख रहे थे तो अब विनोद भाई आप इसका रोकथाम की भी बात करने जा रहे थे, तो बीच में हमने आपके स्वास्थ्य की बात कर ली, तो इसके साथ साथ जो है तो इसके स्वास्थ्य की बात कर ले। अब ये जो गेहूं फसल है उसका स्वास्थ्य क्या कह रहे हैं? तो इसमें की बात करें, हम जो बात कर रहे हैं पीला या फिर धारीदार रतुए की, इसकी रोकथाम में हम बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही हमने 800 ग्राम जिनेब या फिर मैनकोजेब इन मतेक ले लेवे, 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनालोजी को 250 लीटर पानी में मिलाकर, प्रोपिकोनाजोल जो है वो 250 लीटर पानी में, बहुत बढ़िया, इसमें मिलाकर इसका छिड़काव करें। और बाद में इसने 10 से 15 दिन के अंतर पर हमने 2 या फिर 3 छिड़काव इसमें करने चाहिए। जी हाँ। और इसके साथ साथ विनोद भाई कई बार देखा गया है गेहूं की फसल पे जो है खुली कंगियारी एक रोग है, उसका भी असर हो जाए। और यो भी है कि भी हमारे हरियाणा के लगभग सभी हिस्सों में इसका असर कई बार देखने में आ जा है और सभी किस्मों में देखने में मिला है। और ज़्यादातर इसका यह देखा गया है कि इस रोग के लक्षण बालियों पर ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि निसर रही है, फड़ियाँ आ गई हैं, अच्छी तरह से बालें आ गई है, तो उसके ऊपर असर ज़्यादा दिख रहा है। और इस रोग में बालों के स्थान पे जो है वहाँ काला चूर्ण सा बन जाए, जो आप हाथ लगाओगे ना आपके हाथ पे भी वो काला सा चूर्ण लग जाएगा। और इस तरह से यूँ कहते हैं कि इस रोग के बीजाणु हैं और हवा के जरिए रोगी बालियों में उड़कर जो हमारी स्वस्थ बालियां हैं फसलों की, उनके ऊपर जो है उनका असर हो जाए। तो ऐसे दाने ऊपर से तो स्वस्थ दिखाई देंगे विनोद भाई, पर आप देखोगे जब अगले साल जब दाने बीज के रूप में खेतों में बोए जाएंगे तो ये रोग दोबारा फिर अगले खेत में, नए खेत में भी जो है अपना असर दिखा देगा। तो इसीलिए स्वस्थ बीज रखना चाहिए, उस बीज को बिल्कुल ना रखें जिसके ऊपर के खुली कंगियारी का असर ज़्यादा दिखाई दे। और इसमें सबसे ऊपरी पत्ती जिसने के फ्लैग लीफ कहते हैं, ऊपर से पीली पड़नी शुरू हो जाएगी विनोद भाई। और ऐसे पौधों को आसानी से पहचान के जब शुरुआती अवस्था में इसका असर दिखाई दे तो विनोद भाई खेत में से निकाल के उनको बाहर नष्ट कर दे। और वीरेंद्र भाई देखो, आपने जो एक चूर्णी कर रहे थे तो चूर्णी थे कि याद आया कि एक चूर्णी रोग भी हुआ है और जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी कह दिया करे। और इस रोग की हम बात करें तो ये सफ़ेद या फिर मेटमेले रंग का होया करे, और जो ये रोग से यो नीचे वाली जो पत्ती है ना उस तय ऊपर वाली पत्तियां की तरफ यो फैला है और अधिक प्रकोप तय जो पत्ती है वो सूख जाती है और रोगग्रस्त बालियों के जो दाने हैं वो हल्के और सिकुड़े हुए होते हैं। तो यो रोग जो नमी व सिंचित क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और इसकी रोकथाम की बात करें चूर्णी रोग की तो WH-283 या फिर WH-542 और WH-896 किस्मों में तो ये रोग कम लग गए। और इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही हमने 800 तय 1000 ग्राम जो घुलनशील जो गंधक का वो 160 तक 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव इसमें करना चाहिए।
हाँ, ये आपने सही बताया कि भाई लक्षण देखते ही जो है उसमें जो भी उससे संबंधित जो रसायन है उसका छिड़काव उसके ऊपर कर देना चाहिए। इसके साथ साथ विनोद भाई, या तो बात करी थी आपने चूर्णी रोग की या पाउडरी मिल्ड्यू की, कई बार यूँ भी देखा जाए कि पत्तों की कंग्यारी भी आ जाए। अच्छा, जैसे हमने खुली कंग्यारी का जिक्र कराया कि जी वो लगभग सभी किस्मों पे देखने में मिला और खास करके बालियों के ऊपर असर ज़्यादा दिखा है। अब पत्तों की कंग्यारी का जहाँ तक देखा है तो ये रोग ज़्यादातर जो है जो शुष्क रेतीले इलाके हैं उनमें ज़्यादा पाया जाए, जहाँ थोड़ी सी खुश्की रहे उसके ऊपर असर ज़्यादा देखा जाए। और इसके साथ साथ पत्तों पर जो नसों हैं, जो पत्ते की जो नाड़ियाँ सी दिखेंगी, उनके बराबर समानांतर कह लो चमकीले काले रंग की धारियाँ बन जाएंगी। और शुरू में ये धारियाँ पत्ती की झिल्लीदार जो है वो उसके झिल्ली के जरिए ढकी हुई सी दिखाई देंगी, और बाद में झिल्ली फट के ये जो है काले रंग का चूर्ण सा बन जाएगा और इधर उधर बिखर जाएगा, जो अगले साल रोग का एक कारण बन सके है। और इसी तरह से ज़मीन में बीजाणु कई सालों तक जिंदा रह जाएंगे और रोगी पौधों में पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ जाएंगी और बालियाँ नहीं बढ़नेगी, और जो बन भी जा हैं तो दाने हल्के सिकुड़े हुए कमज़ोर हो जाएंगे और दानों का अंकुरण कम हो जाएगा। तो ये देखा जाए। और जहाँ तक विनोद भाई पत्तों की कंग्यारी की रोकथाम का सवाल है, तो इसमें जो है पहले तो ये देखें शुरुआती अवस्था में जब असर कम सा हुआ है तो किसी पेड़े पे दिखाई देगा तो रोगी पौधों को उखाड़ के जो है नष्ट कर दे। और इसके अलावा जो यो आ जा कि भाई फसल कटने के बाद रोगी खेत से फसल की जड़ें और जो उसके फन्ने हैं उनको भी इकट्ठा करके नष्ट कर दे, जिसके अंदर ये असर देखा जाए, ये चीज़ आ जाए। और एक जिक्र और कर रहे थे विनोद भाई आप कि भाई न्यू का है करनाल बंट, बिल्कुल, तो उसके क्या लक्षण कह दे आप? वीरेंद्र भाई देखो, जो करनाल बट की जब हम बात करते हो, इस रोग को हमने सबसे पहले 1930 में करनाल में देखा गया, इसीलिए इसी नाम से इसका करनाल बट रखा गया। और इसका जो नाम करनाल बट पड़ा, और इस रोग का जो प्रकोप है वो प्रदेश में प्राय हमने नमी वाले जो क्षेत्र में हमने ज़्यादा देखने पर मिल रहे हैं। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम की जब हम बात करें हरियाणा में, तो इसके कुछ जिला में रेवाड़ी होगा, जिस तरह महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, इसमें हम फवारा सिंचाई के कारण इस रोग का प्रकोप भी इसमें बढ़ता जा रहा है। और वीरेंद्र भाई जो खड़ी फसल में है ना, ये जो रोग दिखाई नहीं देता, और गेहूँ काटने के बाद ही रोगी को दाने में दिखाई दे हुआ है, जिनका अंदरूनी भाग आंशिक रूप तय और कदे कदे तय यो जो पूर्ण रूप तय भी जो काले चूर्ण में बदल जावा है, सारे उसमें चूर्ण में बदल। हाँ, और उनमें जो सड़ी जो मछली जैसी जो दुर्गंध सी आवा, इसमें बात सी आवा है। और जो यो रोगी से यो दानों की मात्रा में 5% है अधिक होता है, इस तय जो तैयार आटा खाने की योग्य नहीं रहता। देख लो कितना तगड़ा नुकसान इसमें। ये भी आप सही कह रहे हैं। और रोगी दाने जो फसल की कटाई के टाइम फूट जाते हैं, और इन तय जो बीजाणु निकल कर बीज की सतह तय जो चिपक जाते हैं, और स्वस्थ बीज में भी ये मिल जाते हैं, जो अगले मौसम में बीमारी फैलने का कारण बनते हैं। तो इस रोग के जो ये जो बीजाणु से ये 4 से 5 सालों तक ये जिंदा रहते हैं। और अगर ज़मीन में इस रोग के बीजाणु मौजूद हो तो जो ये जो मध्य फरवरी है, यानी कि जो बीच में फरवरी के और मार्च के भी मध्य तक ये बीच अच्छी व बार बार बरसात होता है, मानो कि करनाल बट का प्रकोप इसमें ज़्यादा हो जाए। यानी कि इस महीने के दौरान लगा लो लगभग 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में जो बार बार बरसात हो रही है, तो न्यू मान लो कि करनाल बंट का प्रकोप जो है ज़्यादा हो सका है, तो उससे सावधान रहना है। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो, तो इसकी रोकथाम का इंतजाम क्या करें? हाँ, रोकथाम की हम बात कर लेते हैं। जिस गेहूं में जो ये रोगग्रस्त दाने होता है, उस बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमने वो देख लेना चाहिए इसमें। हाँ, अगले साल के लिए बीज किसान भाई बहुत से रख ले हैं। और वीरेंद्र भाई ये भी बात ध्यान रखना चाहिए, हम बार बार कहते हैं जो प्रमाणित हमने बीज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने पक्का बिल भी लेना चाहिए। हाँ, वो तो बात की बात हो। और रोग रहित बीज का प्रयोग इसमें। विनोद भाई ये तो अब अगले साल जो किसान भाई बीज रखेंगे, हाँ, ये क्रिया जो है हमारी अगले साल होगी। अब तो फसल हमारी बढ़ रही है। बिल्कुल। और गेहूं की जो किस्मों में WH 283, WH 291, PW 205 और 3765 में इस रोग का प्रकोप कम होता है। और जिस खेत में करनाल बट का प्रकोप हो, तो उस खेत में जहाँ तक हो सके दोबारा गेहूं की फसल ना ले,
यानी कि जरा यो रोग ज्यादा पा जावे तो भाई इसे फसल न रहने देवे और कोई सी बोले वे और खेत बदल लियो बिल्कुल। और अगर संभव हो तो या जो बीमारी है उस खेता में कुछ वर्षों तक गेहूं की जगह इसमें गन्ने की फसल लगा लेवे, क्योंकि देखो हमारे दो तो ऑप्शन है ना, कम से कम अगर जो इसमें ज्यादा बीमारी दिखे तो दूसरी फसल ले लो, गन्ने के लगा देवे। और मई जून के जो महीने में रोगी खेत में जो गहरी जुताई करने से भी इस रोग के जो बीजाणु कम हो जाते हैं, यानी कि गहरी जुताई उसमें अच्छा करनी पड़ेगी। जो मिट्टी पलट हल से अच्छी गहरी जुताई कर देंगे तो विनोद भाई उसमें ये हो जाएगा, मई जून में आपने पता तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल। नीचे तक मिट्टी में धूप जाएगी, तपेगी, तो जो इसके अंश होंगे प्रकोप के, इस रोग के, करनाल बंट के, वो जो है उसमें से नष्ट हो जाएंगे और अगली फसल में बहुत कम संभावना उसकी बने फिर। और इसी तरह वीरेंद्र भाई इसमें बीज उत्पादन खेतों में जो मध्य फरवरी तक मध्य मार्च के बीच में हमने अच्छी बरसातों तक गेहूं की जो 50% बाड़ियाँ निकलने की अवस्था में हमने 200 मिलीलीटर टिल्ड यानी जिसने प्रोपिकोनोलोजोल कह दिया करे, इसमें 25 ईसी को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव इसका रोग से हमने प्रकोप को रोका जा सका है। और इस तरह वीरेंद्र भाई हम जो गेहूं फसल में जो हमने जो रोग बताए, अगर जो हम इसका उपचार करा अच्छी तरह ध्यान रखा है तो भाई निश्चित तौर पर हम इसमें बहुत बढ़िया इसमें फायदा ले सके। बिल्कुल सही जानकारी दी विनोद भाई आपने। और अब आपका इशारा भी हो रहा है कि भाई क्यों ना जो है किसान भाइयों का थोड़ा मनोरंजन करवा दें। तो विनोद भाई जो रागनी आप सुनवाने जा रहे हैं तो किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, तो फिर इंतजार न खत्म करते सुनते या रागनी। देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ, किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। देश मालवा जिस घाट पे बकरी पानी पीती उसी पे शेर पिया करता। शीलवती पानम दे रानी घर पे नारपति भरता। जेठे बेटे हुए बरथरी दुनिया में चक्कर फिरता। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता रे। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता। ओ पापर पुण्य तोल्या करते जैसे चकवा बन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। एक मैं नावंती कन्या जन्मी दिन दिन कला सवाई थी। दारा नगर के पद्म सैन के जिसकी हुई सगाई थी। वेद विधि और धूमधाम से रंग ठाटते ब्याई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद्रावल कन्या जाई थी। अरे इतना अरसा बीत भूप के
कुछ बेमारी खान होया किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा खद्रवसेन होया गाम के गोरे बने सरोवरी करके वृक्ष खड़े छाया एक जनाना एक मर्दाना करोड़ रुपया खूब लाया मर्दाने में रानी नाई जनाने में राजा नाया राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया रे राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया अरे राजा की ते रानी बनगी फिर रानी का गुडमैन होया किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा खद्रवसेन होया स्वर्गवास हुआ बड़ा भाई धूप बरछरी सब विद्या में पास हुआ एक पिंगला रानी थी घर में भाई जिसके कारण नाश होया धर्म का राज करया करे थे फिर इंद्र का प्रकाश होया धर्म का राज करया विनोद भाई हाँ वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया रागनी आपने सुनवाई भाई वीरेंद्र। या जो रागनी थी या पवन कुमार गोडन की गाई हुई थी। और विनोद भाई कार्यक्रम के शुरू में आप चर्चा कर रहे थे कि भी आज तो मौसम ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वीरेंद्र भाई मौसम तो देखो शुरू में बता रहा था मैं। जी हाँ, क्योंकि धुंध भी हो रही है और आज का तो बेरा आज इतना कति राम जी कति पूरे दिन धुंध भी रखी और तो कुछ दिखता भी नहीं है। कुछ काल का भी बता दो। हाँ ये आपने विनोद भाई सही कि आगे का मौसम तो मेरा होना चाहिए ना, उसके अनुसार अपने तैयारी भी करे। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। जहाँ तक आज का चर्चा करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 11 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 4.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवा चली। अच्छा। और जहाँ तक कल का सवाल है तो कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जो हल्के हल्के जो धुंध है उसके भी बने रहने की आशंका हो सके है। और इसके ये तो बात करी विनोद भाई हमने मौसम के बारे में। और ये जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल हमारा कृषि कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा तिलहनी फसल सरसों की देखभाल और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो वीरेंद्र भाई देखो बढ़िया बात बता दी आपने, कल के कृषि कार्यक्रम भी और आज मौसम की भी। और ईब एक चर्चा और हम जिक्र कर लेते हैं हमारे जो दुधारू पशुओं में प्रस्तुति बुखार की समस्या व बचाव के
उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसमें पशुधन भी जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई, आपके दुधारू पशुओं की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दुधारू पशुओं में प्रसूति बुखार की समस्या जो है एक आम सी समस्या कई बार देखनी जाए। आम इसलिए कह रहे हैं विनोद भाई, खास करके जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है या भैंस है, उन पशुओं में यह समस्या आ जाए। तो यह जो समस्या है वीरेंद्र भाई, यह शुरू में आ जाओ के बाद में हुआ? हाँ विनोद भाई, ये देखा गया है कि वैसे तो ये देखा गया है ज़्यादातर, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि है तो एक भयानक रोग हो कि आमतौर पे ब्याई हुई, ताजी ब्याई हुई गाय भैंस में देखने में आया, तो ये रोग ब्याणे के कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक इसका असर ज़्यादातर देखा जाए। और ब्याणे के बाद जब दूध निकालना शुरू करते हैं तो कुछ घंटों में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाए और 2-3 दिन में पूरी तरह से उभर का आगा आ जाए। तो यह चीज़ जो है उसके अंदर देखी गई है। तो इसमें आप न्यू देखेंगे कि इसने दुग्ध ज्वर के नाम से भी जाना है, प्रसूति ज्वर के नाम से भी जाना है, हाँ, अलग अलग नाम से जाना है। जबकि इस रोग से पशु को जो देखा है, इतना बुखार इतना नहीं चढ़ता, पर उसके शरीर का तापमान जो है सामान्य से नीचे गिर जाए। फिर इसका बेरा किस तरह चल रहा है? तो उसके कई कारण हैं, लक्षण हैं विनोद भाई जो देखा जाए तो एक तो ये रोग जो है खून में कैल्शियम की मात्रा की कमी के कारण देखा गया है। अच्छा, आपने बड़ा सही जवाब सवाल पूछा। और यह कमी दूध में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा निकल जाने के, क्योंकि दूध ज़्यादा दे रही है और दूध शरीर से बन रहा है, तो उसके ज़रिए जो आप देखेंगे कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा निकल जाए। और दूध ज्वर के जो न्यू देखे हैं, जो इसके सही तौर पे जो लक्षण देखे जाएं तो वो जन्मजात भी दिखाई दे इसके, क्योंकि ये रोग जो है अलग अलग नस्लों में, कुलों में, जो जिस कुल के पशु हैं उनमें अलग से अलग देखा गया, खासकर जिनका दूध ज़्यादा है। मान लो आप कह दें एक बेड़ी ले रहे थे आप, न्यू कहते भाई इसकी माँ जो है वह 25 किलो से ज़्यादा दूध देख रही थी, तो अपने आप ज़्यादा हो गया। और उसकी न्यू का इसकी माँ भी इससे इतना ही दूध देख रही थी, इसकी नानी, तो न्यू कहते कह रहे तो कुल बन गया ना उसका पूरे का पूरा आ रहा है। उसके आगे वह बेड़ी भी ज़्यादा दूध देगी उससे ज़्यादा, तो ये लक्षण उसके अंतर्गत जो है ज़्यादा देखे जाए। और ये जो है पहले ब्यात में यो थोड़ा कम पशुओं में देखा जाए, क्योंकि दूसरे ब्यात में थोड़ा सा सीमित प्रकोप रहेगा। तीसरे और चौथे ब्यात में जब दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी विनोद भाई, आपने पता है कि तीसरे और चौथे ब्यात में गाय और भैंसों का दूध काफ़ी हो जाए, बढ़ जाए, और इसमें जो है इसका असर कई बार देखा गया है। तो इसके लक्षण देखते ही जो है इनकी जो स्वास्थ्य की जांच जो है नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक ये आप न्यू पूछोगे कि भाई लक्षण कौन से हैं, हाँ, किस तरह बेरा चल रहा है? हाँ भाई पता किस तरह चला है, मैं समझ रहा था आपके इशारे से कि भी लग रहा है कि भी आप कुछ पूछने वाले हैं और यही पूछेंगे। तो जहाँ तक इसकी बात है तो शुरू में जो है पशु उत्तेजित सा दिखाई देगा। अच्छा, शुरू में कांपता हुआ ऐसा दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो है यूँ देखेंगे जुगाड़ी कम कर देगा, है जी, दूध की मात्रा भी कम हो जाएगी और सांस जो है तेज तेज भी लेगा और कई बार धीरे धीरे भी लेगा, ऊपर नीचे होने लग जाएगी। जुगाड़ी तो जैसा बंद कर ही दे, और अस्वस्थ होने के कारण जो है आप देखेंगे उसकी आंखें भी बंद बंद सी रहेंगी। अच्छा। मतलब निडाल सा लगेगा पशु, हाँ। उसमें ये हो जाए, और मुंह भी खुश्क सा हो जाएगा उसका, और इस पशु बैठ भी जाएगा, उठने की कोई कोशिश भी नहीं करने का कि भी चल खड़े हो जा। आप उठाना भी चाहोगे तो फिर मतलब उठा नहीं जाओ उससे। हाँ, उठा नहीं जाएगा। और जो चलने की कोशिश करेगा आप धक्के से उठा भी दोगे, वो लड़खड़ा के फिर गिर जाएगा। और जहाँ बैठे हैं कई बार तो असर ज़्यादा हो जाओ, अपनी गर्दन पीठ की तरफ मोड़ ले है, छाती की तरफ मोड़ ले है, और आप उसने सीधा करोगे वो नीचे टेक लेगा। अच्छा, इतनी कमजोरी उसमें एकदम आ जाए। तो इस तरह से ये देखा जाए। और कई बार तो ये देखा गया पशु का जो है मलमूत्र पर भी इसका प्रभाव देखा जाए। पर इसके फिर हमने किस तरह इसका रोकथाम रखा है या फिर इलाज का किस तरह करा, क्योंकि बीमारी तो आपने बता दी उठा भी नहीं जावा है, पर यह भी तो जरूरी है ना। यह भी बात आप सही कह रहे हो विनोद भाई कि जहाँ तक इसके रोकथाम का सवाल है तो पहला तो यह है कि गाय भैंसों में जिनमें ये हो गया तो ब्याने से 8-10 दिन पहले विटामिन डी जरूर दें, खनिज मिश्रण जरूर दें। अच्छा। समझ रहे हो, गेहूं का छानस जरूर दें 6-7 दिन पहले, जिससे कि कैल्शियम की कमी को पूरा हो सके। और इसके साथ साथ नज़दीकी पशु चिकित्सक को जरूर दिखावें। बिल्कुल। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र इस भाई, संदेश से पहले हम चर्चा कर रहे थे दुधारू पशुओं में प्रसूति बुखार की समस्या और बचाव के उपाय पर। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जी हाँ, और विनोद भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।